हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के 6th पार्ट के बारे में। और ये 6th पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। इस लास्ट पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का यहाँ पर मतलब क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि बिफोर 1947 इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कौन से डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क करती थी। हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी में मेजरली 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। हमें भी यही फाइंड आउट करना है बिफोर 1947 इंडिया की पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में वर्क करती थी। यहाँ पर हमें कह रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स population engaged in different works of different sectors। यहाँ पर हमें प्रॉपरली एक टेबल प्रोवाइड किया गया है जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में ज्यादा वर्क करती थी। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हमें यहाँ पर जो डाटा प्रोवाइड किया गया है 1951 का किया गया है, हमें 1947 या फिर उससे पहले का डाटा लेना चाहिए था, लेकिन वो डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो जेन्युइन डाटा नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इमीडिएटली हमें एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड किया गया है हम उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कह रहे हैं प्राइमरी सेक्टर जो कि मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर वर्क इन्वॉल्व करता था, उसमें 72% से भी ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड थी, वर्क करती थी। सेकेंडरी सेक्टर जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है उसमें सिर्फ 10.1% इंडियन पॉपुलेशन वर्क करती थी। और लास्ट में जो सर्विस सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर उसमें 17.2% इंडियन पॉपुलेशन वर्क करती थी। इस पूरे वर्क को हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। एग्रीकल्चर मीन्स जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे वो है 50%। एग्रीकल्चर लेबर मीन्स जो खेतों में काम करते थे वेजिस के तौर पर वो कितने थे 19.7%। फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन 2.4%, माइनिंग 0.6%। इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज 9% थी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के वर्क 1.1% थी। टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में ट्रेड एंड कॉमर्स 5.2%, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन 1.4%, अदर सर्विसेज जिसमें बैंकिंग वगैरह की सर्विसेज आ जाती थी वो है 10.6%। ये ओवरऑल हमारे पास आ गया 100%। इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में मेजर इंप्लॉयमेंट कहां से जनरेट हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर से। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही बैकवर्ड था, उसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही थी और उसके रीजंस हमें पता है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे। और लास्ट में जो सर्विस सेक्टर है उसमें ग्रोथ हो रही थी लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स था, प्रिंसिपल सोर्स था एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का, ऑक्यूपेशन सोर्स था एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का, जो कि बहुत ही बैकवर्ड चीज है। कोई भी कंट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर डिपेंड होगी तो वो चलेगा, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। अगर इनको हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज के साथ तो इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा थी, जबकि दूसरी कंट्रीज में मैक्सिमम 30% तक एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस होती है। सेकंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा था क्योंकि ये बैकवर्ड था, और बैकवर्ड क्यों था वो हमें पता है। ये भी हमें यही शो करता है इंडिया की बैकवर्डनेस। बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। अगर हम इसको कंपेयर करें वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के साथ तो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर बिफोर इंडिपेंडेंस मेन सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। सेकेंडली, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा डेवलप ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। लास्ट में अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब है कि जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड वे में नहीं हो पा रही थी। हम बैलेंस्ड वे में ग्रोथ उसको बोलते हैं जिसमें तीनों ही सेक्टर बैलेंस्ड वे से चले, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन यहां पर क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा डेवलप्ड था। डेवलप का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा था,
उस पर डिपेंडेंस ज़्यादा थी। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही बैकवर्ड था और टर्शरी सेक्टर सेकेंड नंबर पे था। सो बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। सो ये था हमारा पूरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बिफोर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इसको हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं था। हमने पावर की बात की थी, रेलवे लाइंस की बात की थी और रोड्स की बात की थी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली क्या इंक्लूड किया जाता है, वो सारी फैसिलिटीज़ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और साथ ही एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सभी इंक्लूड्स किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, चाहे एयरवेज हो, सभी ट्रांसपोर्टेशन में आ जाते हैं। कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, पावर, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी। सो इसके बारे में अब हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि बिफोर इंडिपेंडेंस इन सबकी क्या सिचुएशन थी। सो यहां पर हमें कह रहे हैं ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर शोज सम पॉजिटिव चेंजेस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। सो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसी एक सेक्टर था जहां पर थोड़ा पॉजिटिव चेंजेस रिकॉर्ड किए गए थे। इट मीन्स ब्रिटिश राज के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन वो डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स के अपने बेनिफिट के लिए हुई थी, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं की गई थी। बट दैट चेंजेस आर नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यूज के लिए किया था, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था। सो यहाँ पर हमें बताया गया है डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। रेलवे की डेवलपमेंट इसलिए की गई थी ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश प्रोडक्ट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज पाएं, ट्रांसपोर्ट कर पाएं। सो इसमें इंडिया का बेनिफिट कहीं पर भी नहीं था। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया टू सी पोर्ट्स। सो रोड इसलिए डेवलप की गई थी ताकि जितना भी रॉ मटेरियल इंडिया के डिफरेंट एरियाज पे पड़ा हुआ है उसको वहां से उठाया जा सके, उसको ट्रांसपोर्ट करके सी पोर्ट्स तक लाया जा सके, बंदरगाह तक। नेक्स्ट, सी पोर्ट्स आर डेवलप्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। जो बंदरगाह है जहां पर हमारी शिप्स खड़ी होती हैं, सी पोर्ट्स जिनको हम बोलते हैं, वो इसलिए डेवलप किए गए थे ताकि जो रॉ मटेरियल हमने रोड की हेल्प से डिफरेंट एरिया से कलेक्ट किया है उसको एक्सपोर्ट किया जा सके ब्रिटेन में थ्रू शिपिंग। लास्ट में, पोस्ट एंड टेलीग्राम्स वर डेवलप्ड फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। जो पोस्ट और टेलीग्राम की फैसिलिटी डेवलप की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए की थी, अपने मैसेजेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने के लिए की थी। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़े हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो किया है, लेकिन वो डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए की थी। रेलवेज डेवलप की ताकि वो अपनी फिनिश गुड्स को इंडिया में ट्रांसपोर्ट कर पाएं डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे। रोड्स डेवलप की ताकि वो रॉ मटेरियल डिफरेंट एरियाज से कलेक्ट करके सी पोर्ट्स तक लेकर आ सके, और सी पोर्ट्स डेवलप किए ताकि वो अपना रॉ मटेरियल अपनी कंट्री एक्सपोर्ट कर पाएं। और लास्ट में पोस्ट एंड टेलीग्राम की फैसिलिटी डेवलप की ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क इफेक्टिवली कर पाएं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। लास्ट में हमें ये डिस्कस करना होता है कि एनी पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश राज। सो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने ये फाइंड आउट करना है कि 1947 में जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था, एट दैट टाइम क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया के ऊपर, या फिर इंडिया सिर्फ बैकवर्ड ही था और ब्रिटिशर्स ने उसको एक्सप्लॉइट ही किया था। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक तरह से नोट्स हैं, आप साथ के साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइए ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपको पूरी बुक रीड ना करनी पड़े। डायरेक्टली आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और फाइनल पेपर्स की तैयारी कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।